नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके एससी बोर्ड के इस नए YouTube चैनल। और प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आप लोग प्रत्येक वीडियोस को देख रहे हैं प्लस उसके क्वेश्चन आंसर को आप कर रहे हैं, उम्मीद मानिए कि आने वाला वक्त आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत और शानदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास का मैंने जो है वो लेक्चर शुरू किया था, क्लासेस शुरू करी थी, और आपके जो हिस्ट्री चैप्टर का जो है, हिस्ट्री का 5 नंबर चैप्टर हम लोगों ने वो कर लिया था कंप्लीट। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हम लोग जो है शुरू किए थे इकोनॉमिक्स को, और इकोनॉमिक्स का प्यारे बच्चों जो है हम लोगों ने लास्ट वाला चैप्टर 7 नंबर चैप्टर कर लिया था कंप्लीट। और जो बच्चे ये दोनों चैप्टर को नहीं देखे होंगे वो कृपया करके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 10वीं क्लास का जो सोशल साइंस चल रहा है वो। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग हिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 6 जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हर चैप्टर की तरह ये भी चैप्टर हम लोग लाइन बाय लाइन जो है कंप्लीट करेंगे। और ताकि प्यारे साथियों, जैसे बाकी सारे चैप्टर्स का आप क्वेश्चन आंसर इजी से कर पाए हो, एक भी आपसे ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, ये भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। ये इकाई 6 है और चैप्टर का नाम है शहरीकरण और शहरी जीवन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये एक बात मन में अपने बिठा लो कि ये इतिहास है। यहाँ हम ये नहीं पढ़ेंगे कि शहर गांव के भौगोलिक चीजों के बारे में, राजनीति के बारे में नहीं, हम पढ़ेंगे कि शहर की उत्पत्ति कैसे हुई, शहरीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। आपने एक पोएम पढ़ा होगा, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव बनाया और गांव से क्या बना, तो शहर बना। तो कैसे शहरों का निर्माण हुआ, सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, फिर बिहार में, हिंदुस्तान में, इंग्लैंड में, अलग अलग देशों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे शहरों के बारे में। तो आओ चैप्टर को करते हैं शुरू। ठीक है प्यारे साथियों, आ जाओ। सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको भी ना होगी। देखो, शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। एक लाइन में ही आपको जवाब मिल गया कि शहरीकरण क्या है। किसी गांव का किसी शहर में या किसी कस्बा में, देखो शहर और गांव के बीच का जो प्रक्रिया है उसे कस्बा कहते हैं। पहले गांव कस्बा में बनता है, फिर कस्बा जो है एक शहर में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रक्रिया का नाम है शहरीकरण। गांव और शहर के बीच बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, और प्यारे बच्चों हमें ये विभिन्नता जो है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी साथी लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या विभिन्नता है। जैसे कुछ अंतर की बात करें, और याद रखना यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि गांव और शहर में क्या अंतर है, इसको आप व्याख्या करें या संक्षेप में लिखें। देख लो, सबसे पहले तो गांव की आबादी क्या होती है, कम होती है, और नगर की आबादी क्या होती है, ज्यादा होती है। गांव में खेती और पशुपालन ही मुख्य आजीविका है, और शहर में यही क्या है, व्यापार है, तो क्या है, उत्पादन है। गांव में प्राकृतिक वातावरण साफ सुथरा स्वच्छ है, और शहर में यही वातावरण क्या है, प्रदूषित है। शहर में आप जानते ही हैं फैक्ट्रीज लगना, ज्यादा मात्रा में यातायात का आवागमन होना है ना, उससे प्रदूषण होता है। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य की सुविधा आदि कहाँ ज्यादा उन्नत है, कहाँ है, शहर में है। गांव से शहरों का विकास एक बृहद प्रक्रिया है जो शताब्दियों तक फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि गांव जो है सीधे शहर में बन गया या शहर का निर्माण डायरेक्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। गांव से शहर बनने में समय लगा है, जो शताब्दी कई वर्षों का समय लगा, कई 100 सालों से ज्यादा का समय लगा, तब जाके गांव से क्या बना, शहर बना। आइए देखते हैं आगे। समाज शास्त्री के अनुसार, जो लोग समाज शास्त्री हैं, नगरीय जीवन आधुनिकता एक दूसरे के पूरक है, और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना, बिल्कुल मत भूलना। शहर को प्यारे बच्चों क्या कहा गया, आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र। ध्यान से सुनना, शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र कहा गया। और गांधी जी के अनुसार अगर आप आधुनिक व्यक्ति हैं तो आपके अंदर में दया, प्रेम, स्नेह की भावना बड़ी कम होगी। इसीलिए ज्यादातर आप देखते होंगे
जो ठगने का काम है, जो लूटने का काम है, किसी को धोखा देने का काम है, वो ज्यादातर शहरों में होता है, क्योंकि शहर की नींव ही आधुनिकता की नींव है। और आधुनिकता में मानवता, प्रेम, स्नेह, लगाव, दया भावना कम होता है, जबकि ये सारी चीजें गांव में होती है। एक और बात है ना प्यारे बच्चों, कि गांव को ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर तो सारा प्रेम दया भर के देखेंगे, और शहर तो कृत्रिम निर्मित स्थान है, तो जो कि मैन मेड है, तो वहां पे उतना प्रेम स्नेह देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए शहर में आप हो या हम हो, इस चीज से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के अंतहीन संभावनाएं देता है। आधुनिक काल से पहले व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के सबसे बड़े आधार थे। शहरों की स्थापना के दो सबसे आधार थे, एक तो व्यापार और दूसरा क्या बेटा, धर्म। इनके आधार पे शहरों का विकास होता था। हम आगे पढ़ेंगे कैसे। आगे पढ़ते हैं। ऐसे वे क्षेत्र थे जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पतन का मतलब होता है वही बंदरगाह, आप समझो, के किनारे बसे थे। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे, तथा ये धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते थे। तो प्यारे बच्चों, बहुत जगह आपने देखा होगा कि कोई धार्मिक स्थल का निर्माण हुआ, जैसे कहीं मंदिर बना, वो वीरान जगह है, लेकिन धीरे धीरे आसपास धीरे धीरे देखते देखते क्या हो जाता है, वो एक शहर में परिवर्तित हो जाता है। कई सारे आप मंदिरों को देखे होंगे जो कहीं दूर दराज इलाके में है, जहां कोई मानव कभी आता जाता नहीं होगा, लेकिन आज वहां जाकर के देखिए बड़ी बड़ी बाजारें, दुकानें खुल गई हैं, लोग वहां, भक्त वहां जाते हैं, तो मंदिर से शहर का निर्माण हुआ। एक मंदिर ही नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है सबसे ऐसा होता है ना। मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना और मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर में। जब 13वीं शताब्दी चल रहा था तो उस समय दो समय, एक तो सामंती चीजें और मध्यकालीन जीवन अपने उच्चतम। सामंती व्यवस्था क्या थी, जिस व्यवस्था में लोगों से जो है टैक्स वगैरह वसूलने की परंपरा चलती थी, वो ये व्यवस्था थी। कई प्रतिरोध, कई रुकावटें के बाद भी यह व्यवस्था लगभग 16वीं शताब्दी तक चली रही। यानी कि ये व्यवस्था 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी 300 सालों तक चलती रही। इस व्यवस्था ने नई और बाहरी शक्तियों को जो इसे परिवर्तित करना चाहती थी यथासंभव कंट्रोल रखा, रोका, और अपने में क्या उसको कर लिया, अपने में समाहित कर लिया। मतलब सामंती व्यवस्था को बहुत सारे लोग चाहते थे अंत कर दिया जाए, बाहर से भी लोग आकर के इसको प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसने उन सभी कारकों को रोका। अंततः एक नई सामाजिक राजनीतिक संरचना विकसित हुई जो अपनी परंपरा और स्वरूप के लिए प्राचीन परिपाटी के प्रति ऋणी तो थी, लेकिन नई राजनीति आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी जो अधिक लौकिक थी और जिज्ञासु थी। मतलब अंततः वो सामंती व्यवस्था, वो प्राचीन चीजें खत्म हुई और एक नई विधि व्यवस्था जो है लागू हुई। हाँ, नई विधि व्यवस्था अपने पुराने यानी कि जो प्राचीन चीजें हैं उनका ऋणी है, कर्जेदार है, लेकिन जो पुरानी विधि व्यवस्था थी उससे ये विधि व्यवस्था बिल्कुल ही क्या थी, नहीं थी। इसी पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ और कालांतर मतलब होता है समय जब बदला तो ऐसे शहरों का विस्तार हुआ जिसमें भव्य प्रकोटों का निर्माण हुआ। प्रकोट माने बड़े बड़े महल, नगरों का निर्माण हुआ। ये शहर और इनके व्यस्त उद्यमी नागरिक भविष्य के दृष्टिगोचर और क्या थे, अग्रदूत थे। जो शहर में रहने वाले लोग थे, नागरिक थे, वो सब भविष्य को देखने वाले लोग थे, भविष्य निर्माता थे। ये शहर नए नए राजमार्गों से जोड़े गए, इनके बीच सड़क और जल मार्ग द्वारा क्या होता था, व्यापार होता था प्यारे से। ठीक है, आगे देख लो। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। शहर तो बड़ा समय लगा बनाने में, लेकिन जो आधुनिक शहर है वो ज्यादा पुराना नहीं है, मात्र 200 साल पुराना है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और हमसे सवाल भी पूछता है कि किन 3 प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो पहला था औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा था विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा था लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। ये 3 कारण था। पहला कारण कौन था, औद्योगिक पूंजीवाद, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। पूंजीवाद से ही क्या शुरू हुआ, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था शुरू हुई। और तीसरा, जब साम्राज्यवाद आ गया, जब राजतंत्र चला तो राजतंत्र को तोड़ करके नया लोकतंत्र की स्थापना। ये 3 कारण थे।
इसी तरह बाबू ग्रामीण और सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। अतः नगरवाद जनसमूह के बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है ये शहर। एक अस्थायी सामाजिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? गांव से। तो आप सब जानते हैं इस संक्रमण की प्रक्रिया में जहाँ खानाबदोशी जीवन की पद्धति थी, जिसकी विशेषता शिकार, भोजन संकलन, अस्थायी कृषि पर आधारित थी, उसके स्थान पर स्थानीय कृषि को प्रारंभ किया। यानी कि पहले हमारा जीवन क्या था? खानाबदोश जीवन था। घुमंतु लोग थे हम लोग, प्यारे बच्चों। घुमंतु लोग इन द सेंस की घूम घूम करके जहां भोजन मिला वहां पा लेते थे। धीरे धीरे अस्थायी जीवन शुरू हुआ जब कृषि आ गई, धीरे धीरे जब हमारा बुद्धि बढ़ा, विवेक बढ़ा। तब आगे भूमि निवेश तथा तकनीकी खोज ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावना को बढ़ाया। उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए ये अपरिहार्य है। अतः अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ, जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी धीरे धीरे आई। मतलब कहने का मतलब है बात है बेटा कि जब अस्थायी कृषि आ गई, लोग अस्थायी जीवन जीने लगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा? तो धीरे धीरे लोगों के पास संपत्ति जमा होने लगी। जब संपत्ति जमा होने लगा तो ऊंच नीच वाली भावना आने लगी, गरीब अमीर वाली भावना, ये सब इसी को विषमता कहते हैं। अत्यधिक उच्च श्रम विभाजन ने व्यवसायिक विशिष्टता की आवश्यकता को जन्म दिया। परिवर्तनों के आधार पर ग्रामीण जीवन के उद्भव को एक आधार मिला, जहां लोगों का निवास और एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था को दो मुख्य आधार है, आर्थिक और क्या? प्रशासनिक संबंध में। जनसंख्या का घनत्व और कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। जनसंख्या का घनत्व कहाँ? गांव में ज्यादा, शहर में कम। और आर्थिक क्रिया जो कृषि पर आधारित है वो शहर में ज्यादा और गांव में ज्यादा और शहर में कम। अतः शहरों और नगरों में जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। हमने क्या कहा? जनसंख्या का घनत्व। घनत्व माने जहां कम जगह पे ज्यादा लोग रहे, तो शहरों में ऐसा होता है ना। आगे देखते हैं। अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं। शहरों और नगरों में गांव को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषि जन्य क्रियाकलापों में बड़े भाग आधार पर भी अलग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में गांव की आबादी एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। दूसरे शब्दों में गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा किससे जुड़ा है? कृषि से। अधिकांश वस्तुएं कृषि से आती हैं। इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है, गांव के लोगों का कमाने का मेन स्रोत है क्या? कृषि। अधिकांश वस्तुएं पढ़ लिए। अतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित थी। ऐसे वर्ग का नगरों की ओर बढ़ना एक गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी और एक उद्यमी प्रवृत्ति से क्या था? बिल्कुल ही प्रेरित था। मतलब जहां गांव में सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें कृषि से पूरी हो जाती थी, सारे उत्पाद लोगों को कृषि से मिलते थे, वहीं उन गांव के लोगों का गांव छोड़ करके शहर में आना, कहीं ना कहीं शहरों ने उन्हें या फिर बहुत सारी चीजों ने उनको प्रेरित किया होगा। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर प्रव्रजन की प्रक्रिया कहते हैं बेटा प्रवास की प्रक्रिया, पलायन की प्रक्रिया। पलायन का मतलब होता है बेटा एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो यही जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ, इसके कारण ये प्रव्रजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारी संख्या में कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के कहाँ आने लगे? शहरों में नए नए अवसर की तलाश में बढ़े। शुरू में शहरों में बसने में इनका अभिन्न योगदान रहा, परंतु शहरी व्यवस्था के अंतर्गत यह तब भी उपेक्षित वर्ग रहे जिसने सामाजिक भेदभाव की भावना को बनाए रखा। मतलब ये शहर में गांव के लोग चल भी गए तो ये उपेक्षित रहे, मतलब इनके साथ भेदभाव ऊंच नीच का होते रहा, ऐसा नहीं है कि कम हुआ। लिखता है आगे, इन दिशा में बढ़ते हुए उपेक्षित वर्ग रहे। आगे आधुनिक शहरों का विकास हुआ जिसमें शहरी जीवन की ओर लोगों का रुझान बढ़ा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रमशः नगरीय जनसंख्या का बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में बसने लगा। शहरों के आकार और जटिलता में भी अंतर उत्पन्न हुआ। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्रायः शहर बना, जहां जितने भी दस्तकार थे, व्यापारी थे, अधिकारी थे, वो सब कहाँ रहने लगे? शहरों में। आमतौर पे आप देखते हुएगा प्रशासनिक सुविधा मतलब थाना वगैरह, कोर्ट कचहरी, ये सब आपको शहरों में ही मिलेंगे। तो धीरे धीरे यही शहर सारा चीज का केंद्र होने लगा। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के रूप को बहुत ज्यादा प्रभावित किया।
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तक भी अधिकतर पश्चिमी शहर मोटे तौर पे ग्रामीण किस्म के थे। जब औद्योगिकरण शुरू हुआ 18वीं शताब्दी के आसपास, जो आपने पढ़ा, उस समय आप सभी को पता होना चाहिए कि जो यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज थे वो कंप्लीट शहर नहीं बने थे, उसमें बहुत सारे ग्रामीण किस्म के शहर थे, है ना। शहरों के विकास क्रम की ओर दृष्टि डाली जाए तब उनके विकास की प्रक्रिया को हम कस्बों के रूप में देखते हैं कि गांव पहले कस्बा बना, मतलब वहां से लोग जाकर के कहीं रहे तो कस्बा बना, कस्बा धीरे धीरे शहर बना, है ना। कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासन, शासन रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव था, जिसे यह करो और अधिशेष के प्राप्ति के आधार पर स्वयं को मजबूत करते, माने टैक्स लिया करते थे ये लोग। कस्बों और शहरों की किलाबंदी की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता को अलग करता था। मतलब जो कस्बा बनता था, जो शहर बनता था प्रारंभ में, प्यारे साथियों, वो क्या होता ना, उसका किला बंद कर दिया था, चारों तरफ से घेर दिया जाता था। अगर आपने जो है, ध्यान दीजिएगा, चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए, यदि आपने एक फिल्म देखा होगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, यदि आपने फिल्म देखा होगा तो उसमें जो मोहनजोदाड़ो जो है नगर दिखाया गया होगा, वो चारों तरफ से क्या है, किलाबंद है। ये सबसे प्राचीन शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है। तो ये प्रमाण देता है कि पहले नगरों का जो विकास हुआ उसको किलाबंदी कर दिया जाता था। इसी प्रकार मुंबई में, प्राचीन नाम बंबई में, जब अंग्रेजों ने शहर बनाए, अपना एक अलग क्षेत्र बनाया, तो चारों तरफ से उन्होंने किलाबंदी कर दिया। 7 टापुओं को मिलाकर उन्होंने नगर का विकास किया। इसलिए मुंबई जो है टापुओं का शहर भी, टापुओं का शहर या टापुओं का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस तरीका से पहले प्राचीन काल में नगर हुआ करते थे। आगे देखते हैं। सबसे पहले गांव से शहर बनने की प्रक्रिया में एक प्यारा सा शब्द आता है बेटा, गंज। ध्यान देना, गंज शब्द आपने कभी ना कभी सुना होगा, जैसे सुल्तानगंज, बगल में बीरगंज, ठीक है ना। बहुत ऐसे गंज जगहों में लगे रहते। ये गंज है क्या प्यारे दोस्तों? तो ये गंज क्या है? एक छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहते हैं। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी, दूध उत्पाद से संबंधित थे। विशिष्ट परिवार और सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। यानी कि प्राचीन काल में ये जो गंज होता था, ये छोटा सा अस्थाई बाजार होता था। जैसे आज किसी चौक चौराहा नया नया जो बनता है गांव वगैरह या कहीं दूर दराज क्षेत्रों में, तो पहले वो गंज बनता है, धीरे धीरे वो कस्बा बनेगा, बाद में विकसित होगा तो वो शहर बनेगा। तो इस तरीका से गंज, जो बीरगंज है, जो सुल्तानगंज है, भैरवगंज है, वो गंज का मतलब ये होता है, जान लीजिए। उसके बाद की बात करें, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर का पतनमुख हुआ और नए नगर का विकास हुआ। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक प्रकार के महानगर होने लगे, जहां एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक आर्थिक कामों को देखा जाता है और उनकी आबादी बहुत बड़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे, अब आगे डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों, इंग्लैंड के बारे में, कि इंग्लैंड जो शहर का निर्माण हुआ प्यारे साथियों, वो कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे जो है इंग्लैंड जो है इतना विकसित आज जो हम देखते हैं, उसका प्राचीन रूप कैसा था, कैसे इंग्लैंड का निर्माण हुआ। आइए सारी बातों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तुम उदास मेरे आस पास में रहूंगा जिंदगी भर। आ जाओ, अब चर्चा करते हैं इंग्लैंड की चर्चा। औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से क्या किया, प्रभावित किया। सारा खेला तो इसी का है, औद्योगिकरण का। फिर भी 1850 तक अधिकांश पश्चिमी शहर लगभग ग्रामीण किस्म के शहर थे, इस बात को मत भूलना। कब तक बताओ? 1850 तक, जहां 1857 में भारत में जो क्रांति, जो सिपाही विद्रोह हुआ, उससे 7 साल पहले तक जो शहर थे, कहाँ के? इंग्लैंड के पश्चिमी शहर जो भी थे, इंग्लैंड हो या कोई और हो, ग्रामीण किस्म के थे। लीड्स और मैनचेस्टर, ये शहरों के नाम हैं। शुरू में औद्योगिक शहर 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित हुए, लीड्स और मैनचेस्टर। अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं
तो लीड्स का मैदान, मैनचेस्टर का मैदान आपको याद होना चाहिए, है ना। कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी मजदूर शहर की ओर भारी संख्या में आकर्षित हुए। 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से अधिक लोग कहां से आए हुए थे? गांव से आए हुए थे। ठीक है, आगे देखो, ये जो तस्वीर बता रही है, ये बता रही है इंग्लैंड में यानी कि लंदन में कैसे लोगों का संख्या। तो मान लो ये एक अच्छे, ये लंदन है, तो पहले ये इतना लोग थे, ये नहर है बीच में। 1862 में संख्या इतना बढ़ा, 1914 में देख रहे हो पूरा का पूरा लंदन जो है आदमियों से भर गया। अब आओ जी प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1785 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी कहाँ रहता था? तो लंदन में ही रहता था। इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों पड़ोसी देश हैं, इनको मिला के ही यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। 1750 में हर 9 में से एक आदमी आके लंदन में रहता। महाकाय शहर था जिसकी आबादी उस समय लगभग इतनी थी, 6,75,000 के आसपास थी। 19वीं शताब्दी में लंदन की प्रक्रिया बढ़ी। 1810 से 1880 तक उसकी आबादी लगभग 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी कि 4 गुना प्यारे साथी हो गई। कितनी गुना? 4 गुना। समझ रहे हो? 70 साल में। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते थे। लंदन के 5 प्रमुख उद्योग लंदन की गोदी के अलावा छपाई, स्टेशनरी उद्योग, परिधान, जूता उद्योग, धातु इंजीनियरिंग उद्योग, लकड़ी और फर्नीचर का उद्योग, चिकित्सा का उपकरण, घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पादों और कीमती धातुओं की चीजें बनाने वाले उद्योग कहाँ सब थे? लंदन में, है ना। उस समय 20वीं शताब्दी में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में प्यारे बच्चों, लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरण का भी उत्पादन शुरू हुआ। कार बनाना बिजली वाला शुरू हुआ, बिजली और बिजली से संबंधित चीजें, पंखा वगैरह ये सारी चीजें बनी, बल्ब वगैरह बनी, मोटर कार भी बने, जिससे हर शहर की 3/4 नौकरी इन्हीं में मिलती थी। लगभग 25% लोगों को नौकरी इसी में मिलती थी। आइए महानगर जानते हैं। किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहां की क्या हो? राजधानी हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? महानगर बोलते हैं। ठीक है। 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्क और दुकानदार, छोटे छोटे पेशा करने वाले लोग, निपुण कारीगर, कुशल और शारीरिक श्रम करने वाले बढ़ती आबादी, सिपाही, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, फेरी वाले और भिखारियों का शहर था। बताओ कहिए, 19वीं शताब्दी में इनका शहर था लंदन। आवाज बताओ, सपनों का शहर बन चुका है। लंदन ड्रीम्स फिल्म आता है, वाह, है ना। तू कहने लंदन से आ गया। शहरों की ओर बढ़ते रुझान ने लंदन जैसे पुराने शहर के स्वरूप को भी बदल दिया। क्योंकि यह शहर प्रवासियों का शहर बनता जा रहा था, अतः घनी आबादी वाले शहर में इन नौ आगंतुक के लिए सस्ते और सामान्य असुरक्षित आवास बनने लगे। चूंकि कारखानों के मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह मुहैया नहीं कराते थे, तब प्रव्रजन का यह एक महत्वपूर्ण परिणाम पाया गया। मतलब जो मिल मालिक होते थे, वो जितने भी मजदूर होते थे, उनके लिए कोई वो स्पेशल जगह नहीं देते थे कि आप यहाँ रहेंगे। उनके लिए अलग वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, वो लोग छोटा मोटा कमरा बना देते थे, उसमें लोग रहते थे। इसी में आता है, चूंकि मिल मालिक रहने की जगह नहीं रखते थे, इसी में एक जगह आता है टेंटमेंट्स। काम चलाओ अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट, मकान को हम कहते हैं टेंटमेंट। मकान बड़े शहरों के गरीब इलाकों में सबसे ज्यादा पाए जाते थे। ठीक है ना। आगे देखो, यही है एक स्ट्रेंजर्स होम बनाया गया था, अजनबियों का घर, और इलस्ट्रेटेड न्यूज 1870 का पिक्चर है। ऐसा बड़ा बड़ा सा हॉल शहरों में रहता था जिसमें कोई सुविधा नहीं रहती थी, और इसमें लोग आ जाते थे, बैठते थे। ठीक है। अब इसमें वही रेस्ट करने का, रात में लोग सो भी जाते होंगे, है ना, जो आजकल रैन बसेरे हैं वही थे। बहुत सारे शहरों में खैराती संस्था व स्थानीय शासन की ओर से जाड़ों में क्या बनाए गए थे? देखो, रैन बसेरे और अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती थी। गरीब व्यक्ति भोजन, गर्माहट और आसरा की आशा में इन स्थानों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते थे। लंदन अगर एक और मनीषियों और धनी लोगों का शहर था, माने पैसे वाले पूंजीपतियों और जो राजनीति में बड़े लोग थे उनका शहर था, तो दूसरा सत्य ये भी था कि अक्सर केवल कुछ व्यक्तियों को ही सारी सुविधाएं प्राप्त थी, जो सामाजिक आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे।
मतलब एक तरफ जहां मनीषियों का और धनी लोगों का था, लेकिन ये भी सत्य था कि वहां जो विशेष सुविधा मिलती थी वो बहुत कम लोगों को वहां मिलती थी, जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त थे। पूर्ण रूपेण उन्मुक्त और असंतुष्ट जीवन जी सकते थे, उनको विशेष अधिकार दिया जाता, क्योंकि अधिकार व्यक्ति जो अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे बाध्यताओं में ही सीमित थे तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। अतः शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म दे रहा था। एक ओर संपन्नता थी तो दूसरी ओर गरीबी थी, एक तरफ बाहरी चमक दमक थी तो दूसरी तरफ धूल और वहीं मिट्टी गंदगी जो है ना वो भरी थी। अंधकार एक ओर अवसर था तो दूसरी ओर निराशा था। जैसे जैसे लंदन विकसित हुआ वैसे वैसे नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे अपराध में वृद्धि हुई, सामाजिक नैतिक मूल्य का पतन हुआ। मतलब समझ रहे, देखो कभी भी शहर का विकास होगा तो ऊंच नीच का भेदभाव तो आएगा। जैसे जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, गरीब लोग हैं उनको सुविधाएं कम मिलेंगी, है ना। लोगों के मन में जो है ये गरीब इलाका है, ये अमीर इलाका है, ये भेदभाव आएंगे। और जैसे जैसे शहर बढ़ेगा तो चोरी, अपराधी, ये सारी नकारात्मक गतिविधियां भी धीरे धीरे उसमें उत्पन्न होंगी, और ये होगा ही होगा। एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे डेविड थॉमस ने कहा कि आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में क्या लाया है, बदलाव है। सामाजिक नैतिक मूल्य क्या है, जैसे जैसे शहर बना तो जो हमारी संस्कृति है उसका भी विलोप होना शुरू हो गया, बड़े छोटे का भेदभाव लोगों के मन से हटना शुरू हो गया। रिश्तों में जो वही दया भावना की जो मजबूती थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, कमजोर थी। नैतिक मूल्य में परिवर्तन। 1870 के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। देख लो, लंदन में 20,000 अपराधी थे। हेनरी मेहियो के अनुसार एक ऐसी सूची बनी जहां लोग अपराधों से ही अपना जीवन चलाते थे। इसने एक ऐसा सूची बनाया 20,000 लोगों का जिनका जीवन यापन अपराधों पर ही निर्भर था। इसके अलावा 61 की जनगणना ने घरेलू नौकरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की जानकारी दी। 1861 में जब जनगणना हुआ तो घरेलू नौकर जहां मिले जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। 70 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 से लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों और औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई। तो याद रखना, 70 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लगाया गया कि हर बच्चा का प्राइमरी एजुकेशन अधिकार है, और 1902 में लगाया गया फैक्ट्री एक्ट। तो इस दोनों को अंडरलाइन कर लेना और ऑब्जेक्टिव बना करके लिख लेना इसको, ठीक है प्यारे साथियों। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी क्लास करो प्यारे बच्चों, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किताब और वो हाइलाइटर, पेंसिल, पेन वगैरह के साथ में पढ़ो। इससे क्या होगा, आप आसानी से हम जहां भी बोलेंगे अंडरलाइन कर लोगे तो आपको ऑफलाइन वाली मजा आएगी। समझ रहे हो, ऑनलाइन में भी किसकी मजा, ऑफलाइन वाली मजा आएगी, ठीक है। चलो रे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शहरों में अगर एक और रोजगार था तो दूसरे उसके सीमित रूप, जहां अल्प कुशल मजदूरों को एक निर्धन वर्ग के रूप में उभरते हुए पाया गया, झोपड़पट्टियों में गुजारा कर रहे थे। शहरों के गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उपाय किए जाने लगे। एक कमरे वाले मकानों को जन स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया, क्योंकि इसमें हवा निकासी का कोई, देख रहे हो ना, ये झोपड़पट्टी था पूरा का पूरा ये लंदन। 1889 का समय है जहां साफ सफाई कुछ नहीं था, गंदगी भरा हुआ। जो लंदन ये 1889 में दिख रहा है, आज भारत में ये दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो सोचो हम लोग कितना पीछे हैं इससे, है ना। सामाजिक उथल पुथल की हमेशा आशंका बनी रहती थी। आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से मजदूरों के लिए आवासीय योजना शुरू की गई। देखा गया कि छोटे छोटे जगहों पे ज्यादा लोग रहेंगे तो बीमारियां वहां ज्यादा होंगी, क्योंकि हवा आएगा जाएगा नहीं, धूप आएगा जाएगा नहीं तो बीमारी होगा। और एक जगह लोग रहेंगे तो चोरी वोरी का भी खतरा, बहुत सारे खतरा होगा। इसलिए इंग्लैंड में सोचा गया, लंदन में सोचा गया कि क्यों ना मजदूरों के लिए शहर बनाया जाए। लंदन की भीड़ भरी वस्तुओं को कम करने, खुले स्थानों को हरा भरा बनाने, आबादी कम करने, शहर को योजना अनुसार बसाने की कोशिश की गई। देखो, इसीलिए कहते हैं ना कि समस्या आती है तो फिर समाधान भी होता है, और आवश्यकता है तो आविष्कार है। जब देखा गया कि लंदन में इतना परेशानी होने लगा तो ये सोचा गया कि क्यों ना अब इसको एक्सपेंड किया जाए और लोगों को अलग जगह पे बसाया जाए, ताकि संख्या थोड़ी सी कम हो, भीड़ भाड़ कम हो, है ना। लंदन का गिर्द हरित पट्टी विकसित करके देहात शहर के दूर की दूरी
कम करने के उपाय किए गए। अवधारणा को वास्तुकार और योजनाकार जिसका नाम था एवेंजर हावर्ड ने गार्डन सिटी का नाम दिया, जिसमें साझा बाग बगीचे लगाए गए, पर ऐसे मकान केवल खाते पीते लोग ही खरीद सकते थे। मतलब ऐसा एक मकान बनाया गया जिसमें हरियाली हो, बेहतर जगह हो, और जैसे कैसे आज हम लोग के इंडिया में चलता है वस्तु विहार, या बहुत सारी कंपनी जो है वो मकान बनाती है, फ्लैट्स बेचती है, वैसे ही लंदन में भी शहरों का क्या किया गया, निर्माण किया गया, लेकिन ये पैसे वाले लोग ही खरीद सकते थे। विश्व युद्ध के दौरान, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, आवास का इंतजाम करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश साम्राज्य ने लिया। स्थानीय शासन के द्वारा 10 लाख मकान बनाए गए। छोटे परिवार को ध्यान में रख करके मकान बनाया गया। अवधि में शहर इतना ज्यादा फैल चुका था प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में कि लोग पैदल काम तक नहीं पहुंच सकते थे। जब पैदल नहीं गए तो शहर में आसपास यानी उपशहर बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था शुरू हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस वगैरह चलाया गया। संगठन और प्रबंधन द्वारा निवास आवासीय पद्धति को विकसित किया गया। यातायात के साधन उपलब्ध कराए गए ताकि कर्मचारी की बड़ी संख्या कार्यस्थल पर पहुंच सके। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, पुलिस की आवश्यकता भी धीरे धीरे महसूस की गई। यही चित्र जो हमने बताया कि एक बगीचा उपशहर चारों तरफ से बंद जो है हरे स्थान के सहारे एक सामुदायिक जीवन विकसित हो रहा है, जिसे रेमंड ओनिथ और वेरी पार्कर ने तैयार किया है। वही जगह का नाम दिया गया है बस। परिवहन व्यवस्था आवासीय क्षेत्र के सापेक्ष औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुई, जिसे बृहद जन परिवहन प्रणाली का निर्माण हुआ। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों का जीवन गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ा। जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन भी आया। शहरों में आवागमन की सुविधा बढ़ी। लंदन में भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को भी हल किया, जिसके जरिए लोग भारी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते थे। समझ रहे हो, मतलब संख्या बढ़ा, यातायात की सुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस वगैरह, धीरे धीरे मेट्रो भी यहाँ पे लाया गया, मेट्रो भी चालू हो गया, जिससे आगे चल करके लोगों को बहुत सारी क्या होने लगी, सुविधाएं होने लगी। बोलो बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ रही है। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल खंड जो है, दुनिया की पहला भूमिगत अंडरग्राउंड रेलवे लंदन में ही चला 10 जनवरी 1863। रेल लाइन लंदन की पैडलिंग और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। पहले दिन ही यात्री की संख्या लगभग 10,000 थी। 80 तक भूमिगत रेल नेटवर्क बहुत बढ़ गया, जिसमें साल में लगभग 4 करोड़ लोग रेलवे से यात्रा करते। चार्ल्स डिकेंस बहुत बड़े लेखक हैं इंग्लैंड के। 48 में लिखा कि भूमिगत रेल के कारण मकान गिराए गए, सड़कें बंद हुई, गरीबों को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया, लेकिन अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे सफल हुआ। 20वीं शताब्दी के आने तक न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो जैसे विशाल महानगर ने अपनी एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित की, जिसे लेकर उपनगरीय क्षेत्रों में मतलब एकदम होड़ सा लग गया। ये भी शहरों में, न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो में जब ये सारी चीजें विकसित हुई, शहर बना, तो बाकी जितने भी नगर थे दुनिया में वहां पर भी विकास की एक होड़ लग गई। चित्र में दिखाया गया है कि श्वासरोधन गोल्डन ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का एक विज्ञापन 1900 के आसपास दिया गया था। हरे भरे, कम भीड़ वाले, सुंदर उपशहरी इलाकों में बसने वाले लोगों को प्रेरित किया गया था। अखबार में दिया गया था फोटो। जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से शहरों में सामाजिक परिवर्तन भी आए। समर्थ, कार्यकुशल, सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाए और शहरों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया, जिससे सामाजिक व्यवस्था को भी एक नया आकार प्रदान किया गया। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कैसे इंग्लैंड में शहर बसा, धीरे धीरे बढ़ा। अगली क्लास में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे समाज में क्या बदलाव आया और शहर का जीवन कैसा था। तो ये पहला पार्ट है आपके इतिहास के चैप्टर नंबर 6 का। इसको ध्यान से आप देखो, जहां जहां कहा गया उसको अंडरलाइन कर लो। फिर अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और आगे चल करके चैप्टर जैसे खत्म होगा तो फिर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ कराया जाएगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें। नमस्कार।